नमस्ते बच्चों। आज हम लिपि एवं देवनागरी लिपि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि लिपि क्या होती है। लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ वर्ण या अक्षर के अंकित चिन्ह, लिखावट, लिखे हुए अक्षर, लिखने की विविध पद्धतियाँ इत्यादि है। भाषा ध्वनि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह लिपि कहलाते हैं। भाषा एवं लिपि में अंतर। भाषा श्रव्य है, जबकि लिपि दृश्य एवं पाठ्य। द्वितीय अंतर है, भाषा सूक्ष्म है, जबकि लिपि स्थूल है। तृतीय अंतर है, भाषा ध्वनि संकेतों का प्रतीक है, जबकि लिपि उन ध्वनि प्रतीकों का प्रतीक है। जैसे भाषा और लिपि में अंतर होता है, वैसे ही भाषा और लिपि में समानता भी होती है। अब हम उन दोनों में क्या समानता है इसे देखेंगे। भाषा एवं लिपि दोनों मानव के विचारों एवं भावाभिव्यक्ति के प्रमुख माध्यम हैं। द्वितीय समानता है, भाषा की ध्वनि व्यवस्था की तरह लिपिगत वर्ण भी रूढ़ एवं परंपरागत होते हैं। तृतीय समानता है, भाषा लिपि दोनों में ध्वनि और अर्थ का संबंध नित्य न होकर यादृच्छिक और प्रतीकात्मक होता है। अब हम देखेंगे कि लिपि का उद्भव और विकास कैसे हुआ। लिपि के उद्भव विकास क्रम के संदर्भ में 6 प्रकार की लिपियाँ प्राप्त होती है। प्रथम चित्रलिपि, द्वितीय सूत्र लिपि, तृतीय प्रतीकात्मक लिपि, चतुर्थ भाव लिपि, पंचम भाव ध्वनि मूलक लिपि और षष्ठ ध्वनि लिपि। इनमें चित्रलिपि, भाव लिपि एवं ध्वनि लिपि ही मुख्य लिपियाँ हैं, शेष गौण लिपियाँ हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे चित्रलिपि क्या होती है। चित्रलिपि लिपि का वह प्राचीनतम एवं प्रारंभिक रूप था जिसमें वस्तुओं को चित्र के द्वारा अंकित किया जाता था। इस लिपि में पहाड़, मनुष्य, वृक्ष, पशु पक्षियों इत्यादि की आकृति अंकित कर दी जाती थी। सर्वबोध्यता, सार्वदेशिकता एवं सार्वकालिकता चित्रलिपि का प्रधान गुण था। समय और श्रम साध्यता, अमूर्त भावों एवं विचारों का प्रकाशन ही चित्रलिपि के प्रमुख दोष थे। द्वितीय लिपि है भावलिपि। भावलिपि वह लिपि थी जो ध्वनियों को व्यक्त न करके भावों, विचारों और वस्तुओं आदि को प्रकट करती थी। जैसे सूर्य के लिए गोलों का निर्माण, रुदन के लिए आँख का चित्र बनाकर उससे आंसू टपकती बूंदों का प्रदर्शन। भावलिपि की सर्वप्रमुख विशेषता चित्रलिपि की तुलना में संक्षिप्तता थी, परंतु भावलिपि में दोष भी थे। भावलिपि सूक्ष्म भावों के अंकन में असमर्थ लिपि थी। द्वितीय, किस चित्र से क्या भाव प्रकट होंगे, इस दृष्टि से भावलिपि समर्थ नहीं थी। तृतीय लिपि है ध्वनि लिपि। लिपि के विकास में ध्वनि लिपि सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसमें चित्र एवं भाव की भूमिका से ऊपर उठकर प्रत्येक ध्वनि को अंकित करने की क्षमता का विकास पाया जाता है। ध्वनि लिपि के उदाहरण के रूप में देवनागरी, रोमन, अरबी इत्यादि को ले सकते हैं। अक्षरात्मक एवं वर्णात्मक लिपि। ध्वनि मूलक लिपि के 2 भेद हैं, अक्षरात्मक एवं वर्णात्मक। अक्षरों को व्यक्त करने वाले चिन्ह अक्षरात्मक लिपि के आधार हैं, जबकि वर्णों को व्यक्त करने वाले चिन्ह वर्णात्मक लिपि के आधार हैं। अंग्रेजी की रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि की उदाहरण है। अक्षरिक लिपि की तुलना में वर्णात्मक लिपि अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है। सूत्र लिपि। सूत्रों में गांठ देकर भाव व्यक्त करने की परंपरा सूत्र लिपि है। सूत्र लिपि का उल्लेख हेरोडोटस ने किया है। सूत्र लिपि का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पीरू की क्विपी सूत्र लिपि है। भाव ध्वनि मूलक लिपि। कुछ अंशों में यह लिपि भावमूलक थी तो कुछ अंशों में ध्वनि मूलक। भाव ध्वनि मूलक लिपि के अंतर्गत सिंधु घाटी, मेसोपोटामियन, मिस्री, हिंदी एवं आधुनिक चीनी लिपि इत्यादि आती हैं। प्रतीकात्मक लिपि। वास्तविक अर्थ में ये लिपि नहीं थी,
बल्कि इसमें कुछ प्रतीकों के माध्यम से भावाभिव्यक्ति की जाती थी। कई देशों कबीलों में इसका उल्लेख मिलता है। जैसे लाल रंग युद्ध का प्रतीक था तो सफ़ेद रंग युद्ध विराम का। संसार की प्रमुख लिपियाँ। संसार की लिपियों को दो वर्गों में रखा गया है। प्रथम अक्षर या वर्णयुक्त लिपि और द्वितीय अक्षर या वर्ण रहित लिपि। प्रथम वर्ग अर्थात वर्णयुक्त लिपियों में प्रमुख लिपियाँ थीं दक्षिणी सामी लिपि, हिब्रू लिपि, फोनीशियन लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमेइक लिपि, अरबी लिपि, भारतीय लिपि, ग्रीक लिपि और लैटिन लिपि। द्वितीय वर्ग की अक्षर या वर्ण रहित लिपियों में प्रमुख लिपियाँ इस प्रकार थीं क्यूनिफॉर्म लिपि, हीरोग्लिफिक लिपि, क्रीट की लिपि, सिंधु घाटी की लिपि, हिट्टाइट लिपि, चीनी लिपि और प्राचीन मध्य अमेरिका तथा मेक्सिको की लिपियाँ। क्यूनिफॉर्म को संसार की प्राचीनतम लिपि माना जाता है। वैसे सबसे प्राचीन लिपि का प्रश्न विवादास्पद है। भारतीय लिपियाँ। जैनों के पन्नवना सूत्र में 18 लिपियों तथा बौद्धों की संस्कृत पुस्तक ललित विस्तर में प्राचीन भारत की 64 लिपियों के नाम आते हैं। इनमें ब्राह्मी और खरोष्टी इन दो लिपियों के विषय में ही आज कुछ जानकारी उपलब्ध है। भारत की सबसे प्राचीन लिपि सिंधु घाटी की लिपि है। सिंधु घाटी की लिपि। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि सैंधव लिपि है, जिसके नमूने सिंधु घाटी, पंजाब के मांटगोमरी जिला के हड़प्पा तथा सिंधु के लड़काना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त सिलों पर में मिलते हैं। इस लिपि का प्रचार पूरे उत्तर पश्चिमी भारत के अतिरिक्त बिलोचिस्तान, कंधार और मकराना तक था। सैंधव लिपि के कुछ चिन्ह चित्रात्मक हैं तो कुछ अक्षरात्मक। इसे भाव लिपि और ध्वनि लिपि का संगम कहा जा सकता है। ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि पूर्णतया भारतीय लिपि है जो सदियों तक भारत की व्यापक और श्रेष्ठ लिपि के रूप में मान्य रही है। ब्राह्मी का अर्थ ही है वेदिकी। ब्राह्मी नामकरण के पीछे विद्वानों ने 3 व्युत्पत्तियाँ बताई हैं। ब्रह्मा द्वारा निर्मित होने के कारण यह लिपि ब्राह्मी लिपि कहलाती है। ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त होने के कारण इस लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ा। ब्रह्म, वेद या ज्ञान की रक्षा के निमित्त यह लिपि निर्मित होने के कारण यह ब्राह्मी कहलाई। इनमें किस मत को स्वीकार किया जाए इस संबंध में निश्चित पूर्वक कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे प्रथम मत को विद्वानों ने अधिक तर्कसंगत बताया है। चीनी विश्वकोश के अनुसार भी ब्राह्मी के निर्माता ब्रह्म नामक ऋषि थे, जिनके नाम पर इस लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ा। ब्राह्मी लिपि का विकास। ब्राह्मी लिपि का काल 5वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईसा तक माना जाता है। कालांतर में ब्राह्मी लिपि का विकास 2 शैलियों में हुआ, उत्तरी एवं दक्षिणी शैली। विंध्य पर्वत के उत्तर में उत्तरी शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत 4 लिपियां हैं: गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि और प्राचीन नागरी लिपि। विंध्य पर्वतमाला की दक्षिण में दक्षिणी शैली विकसित हुई। इसके अंतर्गत 6 लिपियां हैं: कन्नड़ तेलुगु लिपि, तमिल लिपि, ग्रंथ लिपि, कलिंग लिपि, पश्चिमी लिपि तथा मध्य देशीय लिपि। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। भारत की आधुनिक लिपियों का मूलाधार ब्राह्मी ही है। ब्राह्मी लिपि की विशेषताएं। बाईं से दाईं ओर लिखी जाने वाली ब्राह्मी लिपि अपने युग की आदर्श लिपि है। ब्राह्मी लिपि में स्वर और व्यंजन पूरे हैं। स्वरों में ह्रस्व, दीर्घ, अनुस्वार, विसर्ग इत्यादि के लिए संकेतपूर्ण, व्यापक एवं उपयुक्त हैं। ब्राह्मी लिपि में व्यंजनों के साथ स्वरों के संयोग की मात्रा चिन्हों को प्रकट करने की ऐसी विलक्षण विशेषता है जो अन्य किसी भारतीयतर लिपि में नहीं मिलती। खरोष्टी लिपि। भारत में प्राचीन काल में जो 2 लिपियां प्रचलित थीं उनमें एक लिपि खरोष्टी थी। भारत में यह लिपि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर सुदूर ईरान तक फैली थी। अशोक के अभिलेख जो शाहबाजगढ़ी पंजाब का यूसुफजई जिला और मानसेरा पंजाब का हजारा जिला में मिले हैं की लिपि खरोष्टी है।
श्याम सुंदर दास ने इसे व्यापारियों और अहलकारों की लिपि बताया है। खरोष्ठी लिपि की विशेषताएं। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। कालांतर में ब्राह्मी के प्रभाव के फलस्वरूप यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाने लगी। खरोष्ठी लिपि में 37 वर्ण हैं, 5 स्वर और 32 व्यंजन हैं। खरोष्ठी में ह्रस्व दीर्घ मात्राओं का अंतर नहीं है। खरोष्ठी लिपि की न्यूनताएं। खरोष्ठी में दीर्घ स्वर के चिन्ह आ, ई, ऊ, ऐ, औ और अंग व्यंजन नहीं है। खरोष्ठी लिपि में मात्राएं भी नहीं हैं। खरोष्ठी लिपि में संयुक्ताक्षर नहीं लिखा जा सकता था। देवनागरी लिपि। भारत की प्राचीनतम राष्ट्रीय लिपि ब्राह्मी से विकसित देवनागरी लिपि अन्य भारतीय लिपियों के समान बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ये भारत की राष्ट्रीय प्रधान लिपि है, जिसे संविधान ने राजलिपि का पद प्रदान किया है। देवनागरी लिपि नागर, देवनागर, बालबोध, नंदी नागरी इत्यादि विभिन्न नामों से जानी जाती है। नागरी लिपि का क्षेत्र। नागरी लिपि मध्य देश की लिपि है, किंतु इसका क्षेत्र व्यापक है। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नागरी लिपि का स्वरूप। नागरी लिपि का स्वरूप अक्षरात्मक लिपि का है। देवनागरी लिपि में सुधार हेतु कुछ प्रयास किए गए हैं। देवनागरी में सुधार का इतिहास मराठी पत्र केसरी और लोकमान्य तिलक के तिलक टाइप से जुड़ा है। महाराष्ट्र में रानाडे, सावरकर आदि ने देवनागरी को सरल बनाने के लिए अ की 12 खड़ी तैयार की। 1935 ईस्वी में पहली बार सार्वजनिक रूप से हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में लिपि सुधार की बात उठी। सम्मेलन के अध्यक्ष गांधी जी ने इस हेतु एक समिति गठित की, जिसने 1941 ईस्वी में 14 सूत्री संशोधन का सुझाव दिया। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने स्वर, खड़ी में सुधार, स्वर और मात्राओं में समानता और सामंजस्य पर बल दिया। 1945 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने देवनागरी लिपि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। इस समिति ने अ की 12 खड़ी को अस्वीकृत कर दिया था एवं अक्षर पर शिरोलेखा लगाने का प्रस्ताव दिया था। त्र अक्षर को निकालने का प्रस्ताव 1953 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था। 1953 ईस्वी में सर्वपल्ली राधाकृष्ण की अध्यक्षता में लिपि सुधार हेतु एक अखिल भारतीय समिति का गठन हुआ। धन्यवाद।